वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और इन्फेंटाइल ऑटिज्म भी कहते हैं। ये जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं और उनके कोजेस क्या है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के होने के, उसे जो है मैंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर की वीडियो में बताया था। तो आप जो है उस वीडियो को जाकर देखिए, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में शुरू करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये जो है एक परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। परवेसिव का मतलब होता है प्रॉब्लम जो है वो एक एरिया से शुरू होकर जब जनरलाइज हो जाती है दूसरे एरिया में भी। जैसे कि एक जो है बच्चे को प्रॉब्लम थी बचपन से, कोग्निटिव उसकी जो है वो कोग्निशन जो है मेंटल एक्टिविटी स्लो थी, कोग्निशन प्रोसेसिंग जो उसकी शुरू स्लो थी। अब ये जो है प्रॉब्लम जो है जनरलाइज हो गई, उसकी वजह से उसमें जो है सोशल डेफिशिट भी देखने को मिला, कम्युनिकेशन डेफिशिट भी देखने को मिला, लर्निंग में भी प्रॉब्लम देखने को मिली। तो ऐसी जो है प्रॉब्लम जो एक एरिया से शुरू होकर जनरलाइज हो जाती है दूसरे एरिया में भी जो है अफेक्ट कर देती है, तो ऐसे डिसऑर्डर को जो है वो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी एक परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ही है। हिस्ट्री देखते हैं कि यह डिसऑर्डर कहाँ से आया था। 1943 में लियो कैनर ने इसे जो है वो इन्फेंटाइल ऑटिज्म का नाम दिया। 1960 में इसे सेपरेट किया गया स्किज़ोफ्रेनिया से। पहले जो है इसे स्किज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में ही रखा गया था, लेकिन बाद में 1960 में इसे सेपरेट किया गया। 1980 में DSM थर्ड में परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर के नाम से इसे बोला जाता था। 1987 में DSM थर्ड R में से ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बोला गया। 1994 में के DSM फोर्थ में इसे एस्पर्जर डिसऑर्डर कहा गया और 2013 में फाइनली जो है वो DSM 5 में इसे जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से अलग जो है कैटेगरी बनाई गई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में। तो इस वीडियो में हम जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिन भी लोगों को ये डिसऑर्डर होता है मेनली 3 एरिया में जो है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फर्स्ट है सोशल इंटरेक्शन में, सेकंड है कम्युनिकेशन में और थर्ड है बिजार बिहेवियर पैटर्न। तो ये 3 एरिया में जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सबसे पहला है सोशल इंटरेक्शन, डेफिशिट इन सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन। ये जो है लोग सोशली जो है कम इन्वॉल्व होंगे, सोशली जो भी वर्क होते हैं उन्हें ठीक से नहीं कर पाएंगे, दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई भी एक्टिविटी ठीक से नहीं कर पाएंगे। डेफिशिट इन सोशल इमोशन, दूसरों के इमोशन को समझ नहीं पाएंगे। फेलियर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। रिड्यूस शेयर इंटरेस्ट और इमोशन, अपने इंटरेस्ट को दूसरों से शेयर नहीं कर पाएंगे, इमोशंस को नहीं बता पाएंगे और न ही दूसरों के इमोशंस को समझ पाएंगे। इवन जो है वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर भी जो है इनका कम हो जाएगा। आई कांटेक्ट बनाना और जो है बॉडी लैंग्वेज पर वर्क करना और जो भी नॉन वर्बल बिहेवियर होते हैं उनमें जो है डेफिशिट देखने को मिलेगा। डेफिशिट इन मेंटेन रिलेशनशिप को, सोशल रिलेशनशिप को जो है मेंटेन नहीं कर पाएंगे, दूसरों के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप से जो है वो डेफिशिट आ जाएगा इन बच्चों में। तो सोशल डेफिशिट और कम्युनिकेशन ये जो है मेन जो है सिम्टम्स होते हैं इस डिसऑर्डर के। थर्ड है बिजार बिहेवियर पैटर्न। इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रिपीटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक ही बिहेवियर को बार बार करते रहेंगे। जैसे कि इकोलेलिया, इसमें क्या होता है,
सिर हिलाना शुरू कर दिया तो हिलाते ही रहेंगे, किसी हाथ को जो है हिलाना शुरू कर दिया तो इसे हिलाते ही रहेंगे। इसमें क्या होता है, स्टीरियोटाइप रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट्स जो है ये करते रहेंगे, जैसे कि इकोलेलिया या फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को बार बार फेंकना तो उसे फेंकते ही रहेंगे, इन्हें नहीं पता कहाँ रुकना होता है। तो जो है इनफ्लेक्सिबल, सेमनेस, डिस्ट्रेस हो जाते हैं। स्मॉल चेंजेस आने से भी इनका जो है एक रिस्ट्रिक्टेड डेली रूटीन बना होता है कि इस टाइम पर इन्हें खाना चाहिए तो खाना चाहिए ही। अगर उस सेमनेस में कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, उस टाइम पर वो काम नहीं हुआ तो उसमें जो है वो मेजर जो है वो मेजर डिस्ट्रेस जो है उनके अंदर देखने को मिलेगा। फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विद ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। इनके पास अपना कोई खिलौना होता है तो उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। अगर उससे उन्होंने छीन लिया उसे किसी ने भी तो उसकी वजह से जो है मेजर लेवल पर डिस्ट्रेस, एंजाइटी देखने को मिलेगी। इम्पेयरमेंट हो जाती है, सोशल, ऑक्यूपेशनल, डेली एक्टिविटी भी जो है ये ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये सिम्टम्स जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। एटलीस्ट 12 में से 6 सिम्टम्स होने ज़रूरी है अगर हमें किसी का डायग्नोस बनाना है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पेशेंट का, तो 6 सिम्टम्स जो है वो ऐसे दिखने ज़रूरी होते हैं। अदर परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी होते हैं जिसे जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कैटेगरी में ही रखा जाता है, जिसमें से पहला डिसऑर्डर है एस्पर्जर डिसऑर्डर। एस्पर्जर डिसऑर्डर और ऑटिज्म डिसऑर्डर दोनों जो है वो सेम से ही है, केवल सिम्टम्स की सीवियरिटी में डिफरेंस होता है। एस्पर्जर डिसऑर्डर में सिम्टम्स जो है वो कम सीवियर होते हैं। एस्पर्जर डिसऑर्डर में व्यक्ति इंडिपेंडेंटली खुद से जो है वो काम कर सकता है। इसमें जो है डेफिशिट मेजर देखने को मिलेगा, मेनली लैंग्वेज में और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, लेकिन दूसरी एक्टिविटी इकोलेलिया बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर ये कम देखने को मिलता है। तो ऑटिज्म डिसऑर्डर में जो है वो सिम्टम्स सीवियर होते हैं और एस्पर्जर डिसऑर्डर में जो है वो सिम्टम्स जो है वो लेस सीवियर होते हैं, माइल्ड से मॉडरेट होते हैं। तो उन्हें जो है वो एस्पर्जर डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है रिट डिसऑर्डर। ये जो है ये बच्चे जब प्रीनेटल पीरियड में होते हैं, इनका जो है वो नॉर्मल बर्थ प्रोसेस होता है और हेड साइज भी जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जब वो बच्चा 5 मंथ से 4 साल में आता है, इस रेंज में आता है, तो उसमें जो है एक सडन चेंज देखने को मिलेगा। उनकी जो है वो हेड ग्रोथ स्लो हो जाती है, हैंड स्किल्स जो है वो स्लो हो जाती हैं, सोशल, लैंग्वेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेजर जो है वो डेफिशिट देखने को मिलेगा। जो है ऑटिज्म बच्चे तो जो वो बचपन से ही ऐसे होंगे, लेकिन रिट डिसऑर्डर में स्टार्टिंग में तो जो है उनका नॉर्मल बर्थ होता है, बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन जैसे ही वो 5 महीने से 4 ईयर्स के बीच के पीरियड में उनमें जो है रिट डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मेनली जो है रिट डिसऑर्डर गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ऑटिज्म डिसऑर्डर जो है वो बॉयज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। रिट डिसऑर्डर जो है वो लेस परवेसिव है। लेस परवेसिव होना का मतलब है कि एक एरिया में अगर एबनॉर्मेलिटी है तो जो है वो उसी में रहेगी, बहुत कम चांसेस है उसके दूसरे एरिया में भी फैलने की। लेकिन ऑटिज्म में क्या होता है, अगर प्रॉब्लम एक पॉइंट से शुरू होती है तो वो दूसरे एरिया में भी जो है वो फैल जाती है। तो ये जो है एक बेसिक सा डिफरेंस है रिट डिसऑर्डर में और जो है वो ऑटिज्म डिसऑर्डर में। एस्पर्जर डिसऑर्डर में तो सीवियरिटी कम होती है और रिट डिसऑर्डर में क्या होता है, वो स्टार्टिंग में तो वो नॉर्मल होते हैं, ये जो है डिसऑर्डर बाद में ज़्यादा ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मेनली रिट डिसऑर्डर गर्ल्स में ही देखने को मिलता है और ऑटिज्म जो है वो बॉयज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बस इतना ही। इससे पहले वाली वीडियो में हमने DSM-5 में जितने भी डिसऑर्डर थे उन सभी को जो वो डिटेल में डिस्कस किया है। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो। जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक्स से।